गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। जैसे मैंने एक्चुअली में मेरा जो स्टाइल है वो यही है कि मैं हमेशा बहुत ही एक्चुअली लिखने में भी वो रहता है कि इतना लंबा ना लिखा जाए और पढ़ने में भी प्रॉब्लम, लिखने में भी प्रॉब्लम। क्योंकि जो नॉर्मली ये केस टेकिंग जो रहता है पेशेंट के आने के बाद में सभी फॉर्मेलिटीज और वो सभी कुछ, और कुल मिला के जो केस रहता है, अगर हम वर्ड टू वर्ड जाएं सभी कुछ वो देखें तो वो काफी लंबा हो जाता है केस। कम से कम जो केस चलता है वो आध पौन घंटा जो है वो चलता है, 45 मिनट 30 मिनट तक, है ना। तो अब उसके अंदर अगर अपन सब कुछ लिखें, केस को ज्यादा से ज्यादा उलझाने की कोशिश करें, तो वो खुद के लिए भी ट्रबलसम है और सभी लोग बिजी हैं। तो थोड़ा कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल जिस्ट लिखी जाए। और जो डॉक्टर हेनेमैन ने भी लिखा है ना कि आपको 4 पन्ने का केस जो है वो बिल्कुल वेस्ट है। आपको जो काम की बात है, जिसको हम बोलते हैं कि की नोट सिम्टम्स होने चाहिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लगता है केस में, मैं सिर्फ वही लिखता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 34 ईयर्स ओल्ड, ये एक लेडी पेशेंट, और इसको डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम चल रही है पिछले 12 ईयर्स से। When she came to the clinic, she was having dark blemishes all over face. उसको देख के लग रहा था कि ये कितना सिकली अपीयरेंस है इसका। और जब भी आपको कोई केस मिलेगा तो ये कुछ आपको सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे इसको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, इसकी वर्डिंग थी कि कभी रिलैक्स तो होती नहीं, ना माइंड से ना पेट से। तो बहुत ज्यादा गैस बनती है, कुछ भी खाया पिया जो है वो हजम नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा पूरा टाइम मैं थकी थकी रहती हूँ, थकावट रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, और कुछ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और इस तरह का था इसको, हार्मोनल इश्यूज भी थे। तो इसमें मैंने ज्यादा बात को घुमाया नहीं, सीधा सीधा इसमें आपको बताया मैंने कि इसकी फैमिली में कौन कौन है। मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, हस्बैंड है, दो बेटियां हैं, 11 एंड 8 ईयर्स ओल्ड। तो पेशेंट ने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, बस दिमाग में एक रील सी चलती रहती है, बात जो हो गई वो दिमाग में घूमती रहेगी, वो दिमाग से निकलेगी नहीं, और रिलैक्स नहीं होती हूँ कभी भी। जैसे मैंने आपको बताया, ना पेट से ना दिमाग से। तो फिर मैंने उसको कुछ बातें इधर उधर से की, और फिर मैं मेन जो पॉइंट था उस पे आया। मैंने उसको पूछा उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली, और जैसे हालात रहे बचपन से लेके अब तक। मैंने कहा अपने बारे में आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि पूरी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, सभी लोग, ज्वाइंट फैमिली है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो ये बहुत कॉमन है एग्रीकल्चरिस्ट फैमिलीज में, सब में नहीं होता लेकिन काफी में होता है कि कुछ जैसे जमीन को लेना है, बंटवारा होना है उसमें, तो वो अच्छे वाली जमीन मुझे चाहिए, ये जमीन मुझे चाहिए, तो इसको लेके वो आपस में लड़ाई रहती है। तो इसका जो था फेस से, एक्चुअली में ना, हम जो ये केस इस पे ऐसे डालते हैं, इसमें आप पेशेंट को फील करना बड़ा मुश्किल रहता है। जो एक्चुअली में उसके जो हमें इमोशंस जो नजर आते हैं, उसकी जो आवाज में जो एक वो नजर आता है, वो चीज यहाँ पे लैकिंग है। वर्ड्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती दोस्तों केस में। आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो उसकी पेशेंट की टोन है, वो कैसे बात कर रहा है। ठीक है। अगर आपको किसी पेशेंट को सीपीआर देनी है, तो आपको अंदर से एक एक लाचारगी, एक बेचारगी का एक वो फील आना चाहिए बात सुनते हुए कि हाँ, बेचारी सही में मजबूर औरत है ये वाली, है ना। और किसी स्टेज पे जाके सीपीआर जो है ऐसा, तो इसमें वो मिसिंग रहता है फीलिंग में, मैं समझता हूँ इस बात को।
और एक्चुअली हमारा जो एरिया है थोड़ा सा रूरल एरिया, इस वजह से ना पेशेंट्स का वो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पढ़ा लिखा और एक बड़ा इंटेलिजेंट टाइप जो एक वो रहता है ना, एक जो कैडर, वो आपको अलाउ करता है कि हाँ आप मेरे केस का वीडियो बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो होना मतलब जो है, तो पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अ, मुश्किल है, एक वो उसको समझ पाना, एक वो फील को समझ पाना जो है। तो इस लेडी ने बोला कि बचपन से ही सब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था फैमिली वालों का, कोर्ट केस भी चलते थे ऑलमोस्ट हर रोज, पुलिस भी घर पे आती, मतलब कभी ये होता था कि कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फैमिली को लेके स्ट्रेस रहता। तो बहुत ज्यादा टेंशन ही रहती थी। बोली सारी उम्र, अब शादी के बाद में ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब तो बस वैसे ही बच्चों की फिक्र, फैमिली की फिक्र तो रहती है, लेकिन एज सच कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन हाँ, बचपन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मेरे को स्ट्रेस नहीं रहा। और मैंने पूछा कि जब वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, तो क्या आप भी लड़ाई करते थे सामने से, आप भी गुस्सा, क्योंकि आपको फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो क्या आप भी गुस्सा करते? तो उसने कहा नहीं सर, मैं गुस्से में कभी नहीं बोली। मैंने कहा क्यों नहीं बोले? ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अ, हमें इस तरीके से, मतलब जरूर उस चीज को बिल्कुल कम शब्दों में हमें जरूर पूछना चाहिए क्वेश्चन, जहां पे रेलेवेंट हो। और एक चीज का ध्यान रखें, जब पेशेंट बोल रहा है तो कम से कम उसको इंटरप्ट किया जाए, उसको इंटरप्ट नहीं किया जाना चाहिए जब पेशेंट बोल रहा है। तो सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन जहां पे आता हम पूछ लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि झगड़ा करते थे, गुस्सा तो आपको आता था? बोली सर मैं नहीं झगड़ा करते थे। तो क्यों झगड़ा नहीं, क्यों नहीं करते थे अगर आपको इतना बुरा लगता था तो? बोली नहीं सर, अगर कोई कुछ भी कह दे तो मुझे बहुत फील होता है, मुझे थोड़ा भी अगर मैं किसी को कुछ बोलूंगी तो खुद को ही बुरा लगता रहेगा मुझे, तो इसीलिए मैं बोलती नहीं, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं गुस्से में बोलती नहीं कभी भी। और इसके अलावा था उनका कि वैसे मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, और ये था कि बस एक ही डर था कि कहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, जैसे लड़ाई झगड़ा रहता है तो मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए। और ज्यादा कुछ नहीं मेरे को ऐसा था, बस अंदर ही अंदर एक घुटन सी रहती थी। बस अभी 2 बेटियां हैं, मैंने कहा उनको लेके, अब फैमिली में अगर आपको कोई कुछ कहता हो, जैसे आमतौर पे होता है कि बेटा नहीं है, तो उस तरीके से वो बोली नहीं सर, ऐसा मन में कभी सोचा ही नहीं हमने तो, ना ही मुझे फैमिली की तरफ से कुछ ज्यादा प्रेशर है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जैसे अभी काम वाम कैसे करते हो, इतना थकावट कमजोरी रहती है, काम को कैसे मैनेज करते हो? वो बोले कि काम करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन काम करने वाला है वो तो काम करती ही हूँ मैं, मतलब अपने तरीके से सब काम एडजस्ट करती हूँ। मुझे पता रहता है कि मैं इतने बजे मैं थोड़ा ठीक महसूस करती हूँ, इतने बजे मुझे थोड़ी सी ज्यादा की जरूरत पड़ती है, मैं अपने काम को उस ढंग से एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पूछा तो बोली कि सर ऐसा है कि कुछ थोड़ा बहुत एलोपैथिक मेडिसिन, बोली आपको पता है जब कोई पेन हुआ तो पेन किलर ले लिया, बीपी की मेडिसिन है वो मैं ले रही हूँ काफी टाइम से। लेकिन बीपी का ऐसा तो है नहीं कि मैंने मेडिसिन खाई और बीपी ठीक हो गया, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। तो मुझे होम्योपैथी में आपका किसी ने बताया, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है तो होम्योपैथी में हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है केस जो है मैंने लिख के भी और अभी भी थोड़ा मैंने जो आपको बताया फील वाइज, आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं पढ़ रहा था बीच बीच में, काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से एनालाइज करने का उसको कोशिश किया है।
तो आज कुछ बेसिक बातें जो यहाँ पे आप लोग मिस कर गए, और मैं चाहूंगा कि आज के बाद में ये चीज आपसे मिस ना हो, तो हम ऐसा जरूर कोशिश करेंगे। तो ये केस था डिप्रेशन का और हाइपरटेंशन का। आप इसका लेवल समझो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, और जिससे इसको हाइपरटेंशन डेवलप हुआ वो क्यों हुआ? वो कांस्टेंट एक जो फैमिली में लड़ाई झगड़ा, जो एक पुलिस कोर्ट, एक जो बच्चों के दिमाग पे कैसा रहेगा आप सोचो। सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना। ताऊ चाचा लोग कौन होते हैं जो अपने कंधों पे बिठा के बच्चियों को टॉफियां दिलवा के लाएं, खेलें साथ में, केयर करें, है ना? वो लोग एक दूसरे को मतलब कोर्ट कचहरियां हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं तेरे को मार दूंगा, और इसमें मार भी दिया जाता है कई बार। तो एक डिप्रेशन एक इतना उसमें था डीप सीटेड, कि उसके बाद मैंने आपको बताया ना, हम सब पूछते हैं कि ये ब्लेमिशेस को लेके आपको क्या लगता है, लेकिन जो पेशेंट का जो एक मेंटल स्टेट इस टाइम पे ये थी कि शी वाज कंप्लीटली सैड, एक डिप्रेस्ड स्टेट थी। तो अभी उसको अपना बीपी, अभी अपना घबराहट जो रहती है, उसको बैठे बैठे बेचैनी और घबराहट होने लगती, अभी वो उससे ज्यादा परेशान है। जब उसमें से निकलेगी तो डेफिनेटली उसकी ब्लेमिशेस भी ठीक हो जाएंगी। तो फिर ये एक क्या ब्लेमिशेस फ्राइटेड में है? आपको एक ब्लेमिशेस में आपको देखो, लेडीज हैं तो ब्लेमिशेस में बोले अच्छी तो नहीं लगती डॉक्टर साहब, वही उसका था भी, अच्छी तो नहीं लगती डॉक्टर साहब। सब फ्राइटेंड है ये, डरी हुई है। डरी हुई है, ठीक है, जी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया, डरी हुई है। चलिए, और इसमें मतलब कोई दोस्त, अगर कोई और। सर एलिमेंट्स फ्रॉम क्वेरलिंग भी हो सकता है, जो हाँ, क्वेरल्स। उसी 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 पॉइंट पे मैं आता हूँ। आप लोग ना एक बात बहुत बड़ी जो मैं कह रहा था मिस कर गए, डॉक्टर प्राची। आपने जो पूछा, आपने देखा होगा ज्यादातर दोस्तों ने ना एलिमेंट फ्रॉम क्वर्लिंग लिया है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या ये खुद क्वर्ल कर रही है? नहीं प्राची सर, जी आप बताइए, ये खुद ये लड़ाई कर रही है क्या? नो नो सर, अगर नो। नहीं कर रही तो हम क्वर्लिंग कैसे लेंगे, आप बताइए। ऑलमोस्ट सभी ने इसमें दो ग्रुप्स में केस चला ये, ऑलमोस्ट सभी ने इसको एलिमेंट फ्रॉम क्वर्लिंग लिया, लेकिन ये झगड़ा तो करती नहीं। वो पहले भी नहीं करती थी, वो आज भी झगड़ा नहीं करती है। अगर सर झगड़ा नहीं करेगी तो हम डिस्कॉर्ड, एलिमेंट एलिमेंट कहां से आएंगे इसमें? सर डिस्कॉर्ड, हाँ जी, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। बस ये जो एक चीज जो थी ना, ये सभी ने मिस कर दी थी आज। किसी ने भी एलिमेंट फ्रॉम डिस्कोर्ड्स नहीं लिया। बस एक ये समझ लीजिए, सीधा सीधा रूब्रिक नहीं लगाना। एक एक गलत रूब्रिक, हमारा सारा केस गलत हो जाएगा। जब मैं खुद अगर लड़ाई झगड़ा किया हूं और उसके बाद मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इंडाइजेशन हुआ, हेडेक हुआ, कुछ भी हुआ, सुनिए, तो वो एलिमेंट फ्रॉम क्वर्लिंग जरूर लेंगे कि मैंने खुद लड़ाई झगड़ा किया तो। लेकिन अगर ऑफिस में बॉस और सबॉर्डिनेट्स आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अभी एलिमेंट उनके लड़ाई झगड़े से है। या अगर कोई फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या एक परसिस्टेंट किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता है, ठीक है, तो अगर दूसरों के लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम है, तो वो क्वर्लिंग कैसे हो सकता है? वो डिस्कॉर्ड होता है वो। अब उसमें भी थोड़ा सा एक चीज का और आप हमेशा ध्यान रखें कि उसको प्रॉब्लम डिस्कॉर्ड से है, या प्रॉब्लम उसको डिसऑर्डर से है, या प्रॉब्लम उसकी डिमांड जो है वो हार्मनी की है। यहां पे फिर से मतलब थोड़ा सा इसको हमें डीडी करना पड़ता है इस चीज में, यहाँ तो ठीक है ना? हार्मोनी चाह रही है शायद। हाँ, हार्मनी अगर चाहिए, इस पेशेंट ने कहीं पे भी हार्मनी की बात नहीं किया। इस पेशेंट ने ये बोला कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा था ना, बस उससे प्रॉब्लम रही मुझे।
अगर पेशेंट हमें ये बोलता है, सुनिए, अगर ये पेशेंट हमें आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बस ये अच्छा लगता है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सब एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे अच्छे से रहें। हारमोनी मतलब क्या है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, सारे सुर और ताल जो हैं वो बिल्कुल एक अपनी अपनी प्रॉपर लय में काम कर रहे हैं, बज रहे हैं, और एक मधुर संगीत एक सामने आ रहा है, एक हम हारमोनियस वे में रह रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अगर तो डिमांड ये है, ये हारमोनी के साथ क्या आता है, डिजायर। अब बात को समझेंगे, यहां पे आप जो अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं वो कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा। डिस्कॉर्ड के साथ है एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा रह रहा है तो उसको उससे एलिमेंट्स आ रहे हैं। हारमोनी डिजायर में क्या है कि मेरी ये इच्छा है कि सभी लोग ऐसे करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अपना अपना काम करें, ठीक है। तो ये मेरी डिजायर है। डिजायर कोई जरूरी नहीं है कि डिजायर पूरी हो भी सकती है, डिजायर पूरी नहीं भी हो सकती है, और डिजायर में ऐसा नहीं है कि अगर वो पूरी नहीं होगी तो आपका काम नहीं चलेगा, समझे ना। मेरी डिजायर है कि मुझे एप्पल जूस मिले, ठीक है, तो अभी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा ये मन है कि मुझे मिले, मेरी इच्छा है। लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि एप्पल जूस के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर हारमोनी की डिजायर है तो हमें वो रूब्रिक लेना है। अगर डिस्कॉर्ड से उसको प्रॉब्लम आई है, अभी देखिए ना उसको डिप्रेशन आया कहां से, हमें क्लियर कट से मिला कि उसकी फैमिली में इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है तो डिस्कॉर्ड हुआ। हाँ, अगर उसकी फैमिली में उसके साथ झगड़ा रहता है, हम क्लियर कट पूछ लेते हैं कि क्या आपके साथ झगड़ा रहता था, नहीं सर मेरे साथ, मैं तो कभी लड़ी नहीं सर, आपस में झगड़ा रहता था वो, ठीक है। तो यहां पे हमने एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स लिया यहां पे, ठीक है। जब आप एक सेंटर पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में आपको सारी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं, सभी कुछ। अच्छा, अभी उसके बाद में इसको क्या है, मेन इसका जो रहता था वो क्या रहता, आपको क्या लगा उसके अंदर। पहला हो गया एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड। हाँ जी, एक्टिव माइंड, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में। हाँ, वो क्या है, मान लीजिए ये ना एक बड़ी प्रॉपर एक वर्ड है, देखिए वो रील चलती रहती है, वही बात दिमाग में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, क्या करता है ये, ब्रूडिंग है ये, समझे ना। जी जी। कोई भी बात हो गई तो वो उसको ब्रूड करता रहता है वो, तो इसको हम सिंपली क्या लेंगे, इसको ब्रूडिंग ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। एग्री और नो। जी सर जी। Yes, अगर sir. कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगे या लगे कि नहीं इसकी बजाय ये लेना चाहिए, हाँ जी, और सर थॉट परसिस्टेंट नहीं ले सकते? हाँ क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। हाँ जी डॉक्टर अरविंद। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ब्रूडिंग और ये थॉट परसिस्टेंट, मतलब ये हमने ब्रूडिंग नहीं लिया, थॉट परसिस्टेंट की ओर गए, तो मतलब कैसे इनको डिफरेंशिएट कैसे करना सर? आप करिए ना डॉक्टर अरविंद, आप करिए, आप कर लेंगे, बहुत सिंपल सा डिफरेंस आप कर लेंगे। माइंड एक्टिव, ब्रूडिंग, ड्वेल, इन तीनों चारों में डिफरेंशिएशन सर। हाँ जी, क्या रहता है मैं बताता हूं आपको इसमें। थॉट परसिस्टेंट, ठीक है, कोई भी थॉट आया, दिमाग में एक विचार आया और वो वहां पे परसिस्ट करता है, समझे बात। इसमें ब्रूडिंग में आमतौर पे क्या रहता है कि कोई भी कुछ अनप्लेजेंट कुछ होता है जो अभी रिसेंट हुआ, रिसेंट कुछ हुआ जो अनप्लेजेंट है, ये चाहते नहीं है कि वो बात दिमाग में घूमे, लेकिन वो बात दिमाग से निकलती नहीं, वो कंटिन्यूसली बात जो दिमाग में घूमती रहती है, ये कुछ ऐसा अनप्लेजेंट है जो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम ब्रूडिंग में लेंगे।
थॉट परसिस्टेंट में इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो कोई अनप्लेजेंट कुछ होता है, ठीक है, वो परसिस्ट करता है एक थॉट जो है। और जो ड्वेलिंग में रहता है ना, ड्वेल्स कहाँ होता है, ड्वेल्स में ज्यादातर हम लेते हैं, इसको आप लेंगे तो पास्ट डिसएग्रीबल इवेंट्स में रहते हैं ना, ऐसा लेते हैं ना, ड्वेलिंग पास्ट डिसएग्रीबल इवेंट्स ऑन। उसमें क्या है कि हम उसी एरा में जाके रहने लगते हैं, हमारा दिमाग वहीं पे गुम रहता है। ड्वेल मैंने होता है कहीं पे अपना घर ही बना लेना, ठीक है। ब्रूडिंग जो है वो ऐसा रहता है कि ब्रूडिंग में आज वो बात दिमाग में रील बनी है, लेकिन वो कल को नहीं रहेगी वो। ड्वेलिंग में वो बात सालों साल तक, डॉक्टर साहब मुझे बचपन में किसी ने ऐसा बोला था कि तेरी तो एक आंख टेढ़ी है। डॉक्टर साहब वो बात आज तक मेरे दिमाग से निकली नहीं है, वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। जो ये घर कर जाना है, ये होता है ड्वेल करना, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं ना, व्हाई यू कीप ऑन ड्वेलिंग ऑन दैट ओल्ड फॉरगॉटन थिंग। नहीं सर, दैट इज नॉट फॉरगॉटन, वो मेरे दिमाग से कभी निकली नहीं सर, ठीक है। वो उसके दिमाग में वो बात घर कर गई है, तो उसको हम ड्वेलिंग में लेंगे। तो इसीलिए अभी क्या है, ये रिसेंट कोई बात होती है, वही बात चलती रहती है कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, फिर उसकी बात वही दिमाग में घूमती रहेगी, तो ये ब्रूडिंग रहती है, ठीक है। माइंड एक्टिव और इसमें, माइंड एक्टिव हाँ हमेशा जी, विचार करते रहते हैं सर, माइंड एक्टिव। माइंड एक्टिव, जी सर। तो एक्टिव क्या रहता है मैम ना, माइंड एक्टिव मैंने क्या, एक्टिव माइंड होना तो अच्छा है ना, किसी ने कुछ बोला, कोई एक्टिव माइंड है तो उस पे अगर प्रॉपर एक्टिव है तो हम इजीली हम उस चीज को समझ पाएंगे, उसको ग्रास्प कर पाएंगे, हम रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है। डल माइंड और एक्टिव माइंड, सुनिए, एक्टिव का ऑपोजिट होता है डल। डल माइंड क्या रहता है, जिसको बात समझ में नहीं आता, ठीक है। डल माइंड है जो जब जरूरत है वहां पे जैसा एक्शन लेना है वैसा एक्शन नहीं ले पाता है। अब इसमें फिर से फर्दर इसके अंदर फिर चला जाएगा, अब रूब्रिक है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंशन इजी या कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट, फिर ये अब कॉम्प्रिहेंशन को भी समझना पड़ेगा ना। तो एक्टिव माइंड तो एक जनरल एक्टिव माइंड है कि यार ये बंदा बड़ा एक्टिव है। अब बंदा एक्टिव क्या होता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ठीक है। तो एक्टिव माइंड तो एक ओवरऑल जनरल स्टेट है उसका एक्टिव होने का। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। सर तो बहुत अच्छा, हाँ जी सर, बोलिए ना। बहुत अच्छा सर, ड्वेल्स और थॉट परसिस्टेंट और ब्रूडिंग आपने बहुत अच्छा डिफरेंशिएट किया सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। हाँ सर, ये तो समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम रूब्रिक गलत लगा बैठेंगे ना सर। हाँ जी। तो इसके बाद इसमें क्या था, और क्या मिला था इस केस में, इस लेडी को देखते हुए ये क्या बोलती है कि मैं गुस्से में कभी बोलती नहीं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, ये क्या है, बड़ा सिंपल। टैसिटर्न एंगर। एंगर सप्रेस्ड। टैकीटर्न में नहीं है, इसने बोला मैं कभी कभी बोल भी देती हूँ, कभी कभी मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता है, दूसरे को भी हर्ट होता है, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन अंदर अंदर मैं घुटती हूँ। तो ये एंगर सप्रेस्ड हुआ ना, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, उस सप्रेशन से इसको प्रॉब्लम है। बचपन से लेके अभी तक गुस्से में बोलती नहीं, अंदर तो गुस्सा है लेकिन बोलूं किस पे, है ना। जो टैकीटर्न होता है ना मैम, वो टैकीटर्न क्या होता है, बिल्कुल म्यूट हो जाता है उसमें, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे म्यूट हो जाऊं तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, जब भी गुस्सा आएगा, जैसे नेटरम्यूर है, इग्निशिया है, बहुत सारी मेडिसिन है, उसमें एंगर विद टैकीटर्निटी आता है उसके अंदर, ठीक है। गुस्सा आएगा, उसके बाद वो मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, आप कितनी भी कोशिश करो, आप कितनी भी कोशिश करो, आप कुछ बुलवा नहीं सकते, ये होता है टैकीटर्निटी, जी सर, जी थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो इसको तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड हुआ ये तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, अभी इस रूब्रिक में मैंने बोला कि फिर दूसरों को हर्ट होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्या, एंजाइटी, एंजाइटी। हार्ट का दर्द। दूसरों के लिए एंजाइटी होती है इसको। और ये बोली कि
अगर मैं कुछ भी ऐसा करूं, गुस्सा करूं, तो उसके बाद मुझे खुद बहुत ही महसूस होता है, पछतावा बहुत होता है। ये क्या था? क्विक Anger with रिपेंट quick repentance. Anger with हाँ, quick एंगर, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। और एंजाइटी फैमिली, है ना। और इसके अलावा हमने इसमें लिया था जैसे वो पुलिस आना घर पे, कोर्ट में जाना, कहीं कुछ हो ना जाए, वो क्या था, वो सब कुछ क्या था। मैं बाद में स्कूल में भी रहती तो मम्मी बताती कि आज भी पुलिस आई थी, कुछ हो ना, ये सब कुछ उसके लिए क्या था, एक हॉरिबल, हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरीज अफेक्ट प्रोफाउंडली, बहुत प्रोफाउंडली इस बच्ची पे इफेक्ट डाला था जब ये बच्ची थी। हमने इस रूब्रिक को भी यहाँ पे कंसिडर किया कि हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। ठीक है, तो मेडिसिन आप सबके पास मेरे ख्याल में अभी क्लियर होगी। इसको हमने ट्रिटिकम वल्गैरिस दिया था, और इतना अच्छा इंप्रूवमेंट पहले 10 दिन में इसको मिला। 30 पोटेंसी 3 डोज में देता हूं आधे आधे घंटे के बाद में। इसको 10 दिन के बाद में आके इसने बताया कि ओवरऑल इसको बहुत क्विक रिलीफ मिला फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। और ये मेरे बहुत थोड़े से केसेस होते हैं दोस्तों, हम कहने को कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब 12 ईयर से कोई बंदा एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट्स ले रहा है, कितने केसेस हम लोगों ने देखे होंगे कि उसकी एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट्स जो है वो बंद हो जाएं। लेकिन ये वो केस था जिसमें विद इन 1 मंथ 100% एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट्स की उसके बाद से इसको कभी जरूरत नहीं पड़ी। इसका टोटल जो डिप्रेशन था, इसको जो बैठे बैठे एंजाइटी के स्पेल्स होते थे, वो सभी कुछ बहुत अच्छे से इसको रिलीफ मिला। नाउ शी इज वेरी हैप्पी लेडी। ये जो केस था, ये बहुत ही, इसके जो रिजल्ट्स थे वो रिमार्केबल थे। मैंने बोला अभी भी इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारे केसेस में क्या रहता है कि पेशेंट को ओवरऑल ठीक हो रहा है, फाइब्रॉइड्स ठीक हो रहे हैं, उसकी किडनी स्टोन्स रिमूव हो रहे हैं, उसका एसिडिटी बंद हो जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है कि उसकी जो एंटी डायबिटिक जो ले रहा है, डायबिटिक पिल ले रहा है या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, हमें ये कहना पड़ता है कि आप वो लेते रहो, है ना, आप वो लेते रहो। लेकिन इस केस में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी बंद हुआ, और उसका डिप्रेशन का जो था एस्टिलोपाम, इसको स्लीप की प्रॉब्लम थी, वो सभी 100% बंद होके भी ये केस, शी इज वेरी हैप्पी नाउ। कभी मैं आपको इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो नेक्स्ट इसकी विजिट होगी तो मैं आपको सुनवाऊंगा हाउ हैप्पी शी इज नाउ। और इसके अंदर मेडिसिन का जैसे हमें बहुत क्लोज मेडिसिन बहुत सारे लोगों ने बताई, जैसे नेटरम्यूर आई, बहुत सारे लोगों की मेडिसिन जो है वो नेटरम्यूर थी। और बहुत सारे जो है फॉस्फोरस पे पहुंचे। ठीक है, और इसके अलावा आप हाँ, नेटरम्यूर, स्टेफ, फॉस्फोरस, कार्सिनोसिन, सीपिया, कोकुलस, तो इस तरीके से काफी सारे ना वो पहुंचे। तो अगर हम जल्दी जल्दी में इसको चाहें डीडी करना, तो वैसे तो मैंने सारा कुछ बीच बीच में क्लियर किया है, लेकिन चलिए, अब जैसे नेट्रम्यूर है, नेट्रम्यूर थोड़ा सा आप उसको यूं लगा लीजिए भी, नेट्रम्यूर भी छोड़ेगा नहीं। वो पुरानी से पुरानी बात को वो ड्वेलिंग में जाता है, उसमें उसमें कोई रिपेंटेंस नहीं रहती है, जो इस पेशेंट में बहुत रिमार्केबल थी। ठीक है, और एक तो रिपेंटेंस नहीं उसके अंदर होगी, और नेट्रम्यूर का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नेट्रम्यूर को इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं।
जैसे हम नेट्रम्यूर को समझते हैं ना, नेट्रम्यूर बहुत ज्यादा डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो डिग्निफाइड का मतलब क्या है, जो अपने आप की जो रिस्पेक्ट है उसको वो प्राइम इंपॉर्टेंस दे के रखेगा। इसको समझते हैं बड़े अच्छे से तरीके से। डिग्निफाइड जो है ना, वो जैसे शुरू शुरू में मास्टर्स ने जब समझाया डिग्निफाइड, तो एक लेडी उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो पकड़ी गई किसी एक दूसरे मैन के साथ। लेकिन जब वो सारे लोगों के बीच में से जा रही थी, तो उसने अपने उसकी जो वॉक थी दैट वाज वेरी मच जैसे एक बड़ा रेस्पेक्टेड पर्सन होता है, एंड शी वाज वॉकिंग इन ए वेरी कंपोज्ड मैनर, समझे, अपने आप को बड़ा संभाल के पूरा ऐसे, मतलब एक कंपोज्ड मैनर में, नॉट लाइक एन एरोगेंट पर्सन। अपना कंपोजर नहीं छोड़ता जो डिग्निफाइड जो पर्सन होता है, एक उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की सेंस बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्रिटिकम वल्गैरिस है, ये देखिए ना, ये कुछ लोगों के साथ इसको एक ग्रुप रखा जाता है, इसको बोलते हैं जैसे ना ये संत पुरुष है बड़ा, ठीक है। लेकिन नेट्रम्यूर जो है वो संत पुरुष वाली वो उसमें नहीं रहता। नेट्रम्यूर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, उसके अंदर इंडिग्नेशन बड़ी मांग रहती है, और उसको वो उतना मीठा नहीं रहता है ना। क्रिटिकम वल्गैरिस किस चीज से बनी, गेहूं से, व्हीट का जो फ्लोर है जैसे, है ना, व्हीट से बनती है ना ये। तो अभी हमारे एक ग्रुप में एक अमोल सर ने बताया था कि ये मुंह में अपनी जो एक मिठास है वो हमेशा बना के रखता है, कि आपको नेट्रम्यूर में नहीं देखने को मिलेगा। नेट्रम्यूर तो मतलब इवन अप टू द एक्सटेंट ऑफ कर्सिंग जाता है वो तो, ठीक है। तो सीपिया के साथ जो किसी किसी साथी के उसमें चार्ट में सीपी आई, किसी में आर्सेनिक आया। अब आर्सेनिक का जनरल जो रहता है रवैया, आर्सेनिक बाइटिंग टम्बलर में चला जाएगा। टम्बलर क्या है, जो चीज उसको वो खाने पीने का भी जो काम कर रही है, जो उसको हेल्प कर रही है अपने फैमिली मेंबर्स तक को, उसको भी बाइट करने लगता है वो, ठीक है। उसका जो रवैया रहता है, आर्सेनिक बहुत ही एक इरिटेबल पर्सनैलिटी, ठीक है। वो उसका हेल्प करने का तरीका जो होगा वो भी इतना इरिटेबल ढंग से हेल्प करेगा दूसरे को कि दूसरा बंदा भी सामने से इरिटेट हो जाए, यार इससे अच्छा तू रहने दे भाई। ये तरीका रहता है, वेरी फास्ट टीडियस, वेरी फास्ट टीडियस, ठीक है। तो सीपिया तो मिजरेबल है, पैथेटिक ना। सीपिया जैसी स्टेट इसकी नहीं थी, वो तो उसको तो कंप्लीट इंडिफरेंस में चली जाएगी वो लेटर ऑन जो है। दो एट फर्स्ट इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटीफुल, बट लेटर ऑन बहुत ज्यादा वो इंडिफरेंस में चली जाएगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन अगेंस्ट द इंटेंशन करेगी, है ना। और फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस फंसता नहीं है, फॉस्फोरस बिजनेस रेमेडी है, वो अपना फायदा नुकसान देखता है सबसे पहले। आप हमेशा ध्यान रखिए, फॉस्फोरस सब में है, वो दूसरों के साथ बड़ा अफेक्शनेट रहता है। फॉस्फोरस का स्टाइल है उसका अफेक्शन, और सेकंड बिगेस्ट हिपोक्रेट, ठीक है। उसके अंदर जो है, लेकिन वो मुंह का हमेशा दूसरों को वो बड़ा इजीली जो है वो कर लेता है, इंप्रेशनेबल बड़ा है वो, बड़ा जल्दी उनको इंप्रेशन डाल देता है अपना उनके ऊपर, ठीक है। इंप्रेस हो भी जल्दी जाता है वो। फॉस्फोरस फंसने वाला वो पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो भी बेलाडोना की तरह बहुत ज्यादा एंगर एकदम से करेगा, बट एंगर विद अपीज्ड इजी, वो जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। जैसे बेलाडोना का गुस्सा होता है ना, बड़ा एक्यूट और वायलेंट आता है, उसको सडन है उसमें, आप देखेंगे एंगर सडन में है, और वो भी बस गुस्सा उसका 2-3-4 मिनट है, फिर किसने बुला लिया, अरे छोड़ना यार, हाँ हाँ भाई छोड़ परे चलो, ठीक है। तो ऐसे करके बेलाडोना का रहता है, ठीक है। तो क्रिटिकम जो है मुंह की मिठास बना के रखेगा, दूसरों की बहुत ज्यादा फिक्र करेगा। दो वेरी डिसिप्लिन्ड रेमेडी, वेरी 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 क्लोज टू दिस नेट्रम्यूर, है ना। और
ये प्रोग्रामिंग में रहती है, अपना हर चीज को आगे के लिए ना प्रोग्राम करती है। जैसे इस लेडी ने भी बताया ना कि मेरी हेल्थ खराब रहती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं सोच लेती हूँ कि अभी मेरी तबीयत ठीक है, मैंने ये कर लेना है, इसके बाद फिर मैं जब उठूंगी तो फिर मैंने ये काम करने हैं। तो ये बड़ा अच्छा, इसको इसकी इसकी प्रॉब्लम एक और है, इसको भी ना ये बहुत ज्यादा जो ऑर्डर डिजायर में रहती है, ये इसको लाइफ में ऑर्डर चाहिए, बिल्कुल से प्रॉपर तरीके से सब काम चाहिए, और ये बड़ा डिसिप्लिन में रहने वाली है, तभी सारे प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्रामिंग कर लेती है बड़ा इजीली ये वाला। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो केस था ये टिकम वल्गैरिस से ये ठीक हुआ। ठीक है, मैंने कोशिश किया सभी रेमेडीज जो भी पास पास में आ रही थी। कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन तो बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं, अगर आपको कार्सिनोसिन देना है तो अभी मेरे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर अभी एक क्लास में वो बता रहे थे कि अगर कार्सिनोसिन आपको देना है तो उसकी हिस्ट्री में आपको स्ट्रॉन्ग अब्यूज हमेशा मिलेगा। ठीक है, डोमिनेशन, स्ट्रॉन्ग अब्यूज ये कार्सिनोसिन की हिस्ट्री में हमेशा मिलता है। ठीक है, इसको खुद को कोई अब्यूज या डोमिनेशन का वो नहीं था, इसमें प्रॉब्लम थी डिस्कॉर्ड की। ठीक है, अभी कुछ रेमेडीज आती हैं, जैसे ना डिस्कॉर्ड में हम लेते हैं तो जैसे सिंथेसिस में दिया हुआ उन्होंने कि डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स है, डिस्कॉर्ड बिटवीन बॉस एंड सबॉर्ड, एक जनरल रूब्रिक लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक जिसमें सिंगल रेमेडी जो रूब्रिक है वो लेने से थोड़ा बचना चाहिए। ये भी सर ने सिखाया कि सिंगल रेमेडी रूब्रिक जो है उसको अगर आप चाहें कि मुझे ये कंसीडर करना है तो फिर उसकी जो कंप्लीट मॉर्बिडिटी है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हम उसको नहीं समझते सिंगल जो रेमेडी रूब्रिक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम एक थोड़ा सा जनरल रूब्रिक हमने लिया था कि एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड, और इसका जो एनालिसिस है वो मैं अभी ग्रुप में पोस्ट करता हूं। अगर इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहे ट्रिटिकम वल्गैरिस या कोई रेमेडी के बारे में तो आप पूछिए, मैं कोशिश कर बताने की। हेलो सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ मैडम, बोलिए जी मैडम। जी स्नेहलता मैम बोलिए ना। सर, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, टिटिकम का नहीं कर रही हूँ, कर सकती हूँ? जी मैम बोलिए ना। ओपियम का फेनिंग सिक मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि किस तरह का होता है, अगर बता सके तो। फेनिंग सिक ऑफ फीलिंग सिक ऑफ ओपियम, यस। तो हम क्या करते हैं ना मैम, देखिए ओपियम क्या है। ओपियम की ओवरऑल जो जनरल एक पर्सनैलिटी रहती है ना, ओपियम बहुत बड़ा झूठा है, समझते हैं? ओपियम इज ए लायर। ठीक है, वो बहुत बड़ा झूठा है। ठीक है, तो उसका जो एक कैरेक्टर रहता है वो दोनों दोनों साइड में वो जाता है। देखिए वो क्वाइट एंड कंटेंट भी है। ठीक है, वो कंटेंटेड क्वाइट में भी है और वो इंक्लिनेशन टू मेक में भी है, बहुत ज्यादा शोर करने वाला भी ओपियम है। ठीक है, और ऊपर से वो लायर है। तीसरा उसके अंदर बिजनेस की बड़ी एंजाइटी रहती है। ठीक है, तो अभी डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो केस है, आपके पास ये केस किस स्टेट के अंदर आता है। आपको अगर कोई भी रूब्रिक को वो करना है, उसका अगर आप डीडी करना पड़ेगा तो आपको सिर्फ एक रूब्रिक से नहीं करना है, आपको उसकी मेडिसिन की पूरी पूरी स्टेट को समझना है, उसका जो आस पड़ोस है उसको समझना आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका ओपियम जो फीनिंग रहेगा वो उसके लायर जो एक उसका जो बिहेवियर है वो उसके साथ आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात है फीनिंग बंदा करता क्यों है। फीनिंग कभी भी बिना कारण से फीनिंग नहीं की जाती है। ठीक है,
फीनिंग में हमेशा उसका कोई ना कोई एक मोटिव जरूर रहता है। अभी उसको करने का क्या तरीका है उसका, वो रोके करे, समझे आप, वो रोके पल्सेटिला की तरह करे या टेरेंट्यूला की तरह कुछ कनिंगनेस के साथ करता है, ठीक है, या ओपीएम की तरह जो है वो कुछ, या व्रेटरम की तरह झूठ बोल के करे। व्रेटरम इज ऑल्सो अ बिग लायर, ठीक है। तो आपको की पूरी स्टेट उसकी समझ के फिर ये रूब्रिक को यूज करना है, फीनिंग। यस सर, जैसे ओपीएम का लायर को जो मैं समझती हूँ, बता रही हूँ थोड़ा, हाँ कि जी, हाँ जैसे हाँ, ओपीएम जो झूठ बोलता है ना कि मैंने ये किया ही नहीं है, किया ही नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं रहता है कि उसने किया है कई बार। हाँ वो स्टेट मैं सोचती हूँ लायर है। हाँ। जानबूझ के नहीं है, जानबूझ के नहीं, उसको उसके इतना हीडलेस होता है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि ये मैंने किया है, इसलिए वो लायर में आता है। यही मेरे को बस पता है, इतना ही। ये सही है कि नहीं? ये जो रूब्रिक है ना, एक्चुअली में जो आप ये कह रहे हो कि उसको पता ही नहीं है, जो ओपीएम जो लायर है ना, ये तो आप देखो, एक हमारे पास रूब्रिक है, ये लिखा हुआ है, लायर लाइज नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग। उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है। एक्चुअली में ये रूब्रिक ये बोल रहा है कि वो झूठ ऐसा झूठा है कि कभी सच बोलता ही नहीं है। सभी पेशेंट ऐसे नहीं आएंगे आपके पास ओपीएम वाले, आप समझ लें बात को, इसको आप जनरल उसमें नहीं लेना कभी भी, ठीक है। ये रूब्रिक ये बोल रहा है कि वो कभी सच बोलता ही नहीं है और उसको ये भी पता नहीं रहता कि वो बोल क्या रहा है। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे अफीम, अफीम से बनी ओपीएम, ठीक है। अफीम खाने वाला जो बंदा है ना, आपने कभी प्रैक्टिकली देखे अफीम खाने वाले बंदे? देखा तो नहीं है, लेकिन बस ये सुन सुन के अज्यूम किया है। देखिए, अगर आपने रियल में ओपीएम समझनी है तो आप उस बंदे को सुन, आप मिलें कभी, जो बंदा ओपीएम एडिक्ट है। एक्चुअली हमारे इधर एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब शौकीन बंदे अफीम खाने वाले, जो ओपीएम का जो कंज्यूम करने वाले ना, बड़े शौकीन बंदे मिलते हैं हमें। वो बिल्कुल से जब वो ओपीएम ले लेते हैं ना, तो दे आर जस्ट लाइक दिस, स्माइलिंग, पढ़ते हैं ना ओपीएम का स्माइलिंग, है ना, पेनलेसनेस। फिर उनको कोई कोई कुछ परवाह नहीं है, ठीक है, उनमें कोई रेस्टलेस नहीं, दे आर वेरी कंटेंटेड एंड क्वाइट, ठीक है। अच्छा, आप उनसे जब कोई बात करते हो ना, तो वो बैठे बैठे आप, आपको पता है कि इस बंदे ने, ये बंदे का उस झगड़े के अंदर ना कोई हाथ था। आप बैठे हैं, वो आपके पास बड़ा मस्ती में ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, कुछ नहीं। आप बोलो कि यार वो झगड़ा कैसे हो गया था, झगड़ा कौन सा झगड़ा बोलेगा, फिर तो उसने तो पता भी नहीं झगड़े का, मैं तो ऐसे ही वहां से निकल रहा था, मैं तो कभी गया ही नहीं झगड़े में। हमें पता है कि यार ये झगड़े में तो इस बंदे का हाथ था, ठीक है, लेकिन वो आपके सामने बैठ के आपसे कोरा झूठ बोल रहा है, नहीं अक्सर नहीं, मैं अपने क्या करना है झगड़े का दर्शक, ठीक है। ये ऐसी स्टेट में ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे डेली देखते हैं, हर रोज, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। ये इस रूब्रिक का ये मतलब है कि उसको खुद ही नहीं पता वो झूठ बोल रहा है, कभी सच नहीं बोलता, और उसको ये भी पता नहीं कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। ओपियम खाने से उसकी जो सेंसेस हैं वो नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती हैं, इसीलिए तो वो कंटेंट एंड क्वाइट एंड पेनलेसनेस में है वो, यस, ठीक है। ठीक है। तो इस ट्रिटकम केस को के साथ लेके, रिलेटेड कोई और बात? हाँ ट्रिटकम को लेके कुछ पूछना है आज के केस को लेके तो पूछिए, हाँ, क्योंकि फिर ट्रिटकम अधूरा रह जाएगा। और सर को बहुत अच्छा ट्रिटकम, बहुत केस है सर के पास। हेलो सर। सर गुड इवनिंग जी सर। हाँ शिवम जी बोलिए। जी सर,
सर काली सल्फ से डीडी कर देंगे। काली सल्फ से? जी सर। काली सल्फ तो देखिए ना, काली सल्फ को चाहिए क्या? काली सल्फ की नीड क्या रहती है सर? काली सल्फ को चाहिए सर हार्मनी। और वो हार्मनी कैसे करता है सर? वो प्लीजिंग डिजायर में रहता है सर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं एक बार चेक कर लूं इसमें, कहीं मैं आपको ब्रदरहुड कुछ गलत बोल मेडिसिन रहा है, हूं। ब्रदरहुड मेडिसिन है जी एकदम सर। सही है सर, सही है, प्लीजी में ही करता है जी काली सल्फ। जी सर, अच्छा, मैं ठीक ब्रदरहुड बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहे हैं सर। प्लीजिंग में है ना ये? तो ये उसका स्टाइल रहता है बहुत ज्यादा। जो है, हाँ, ये काली सल्फ तो रेड रेड लाइंस उसमें दिया हुआ है, नंबर्स में, रेड लेटर्स में, तो मैं ठीक था। तो ये हार्मनी डिजायर में है और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, ये बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है। लेकिन इसमें कहीं पे भी वो नहीं है, मतलब जो है जिसको बोलते हैं ना कि आई डोंट थिंक इट इज इन द डिस्कॉर्ड ऑल्सो। हाँ, ये डिस्कॉर्ड